जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड देखेंगे, जिसमें हमें प्लासी और बक्सर के युद्ध के विषय में पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट में आपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में पढ़ा, जो कि 1857 की क्रांति थी, वह उनके कारण को बताया हमने। सेकंड चैप्टर में आपको बंगाल में कैसे ब्रिटिश राज्य का उदय हुआ, क्या कारण रहे ब्रिटिशर्स पहले बंगाल पर ही अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहें, किन कूटनीतियों के द्वारा उन्होंने बंगाल पर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया, और उसमें उन कारणों में हमने आपको प्लासी और बक्सर का युद्ध भी कारण बताया हुआ था, जो कि हमने आपको वहाँ पर संक्षिप्त में बता दिया था। और चैप्टर थर्ड में हम प्लासी और बक्सर के युद्ध को विस्तृत रूप से समझेंगे कि बंगाल में कैसे कैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं। एक प्रकार से प्लासी का जो युद्ध है उसका सबसे पहले पृष्ठभूमि बनाएंगे, उसके पश्चात बक्सर के युद्ध को हम देखेंगे। दोनों युद्धों को हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें और चैप्टर वाइज आपको क्लासेस कराई जा रही हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपने कौन कौन सा विषय लिया हुआ है वह हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं आप कमेंट में अवश्य बताएं। जब भी आपका एग्जाम हो जाए आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कहीं पर भी आप क्वेश्चन पेपर अपना अवश्य भेज दिया करिए, जिससे उसका सॉल्व कराया जा सके। आप सभी के ही फायदे के लिए उसका सोल्यूशन जो है कराया जाता है। तो हमें इस चैप्टर में प्लासी और बक्सर के युद्ध में पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस 2025 के नाम से। वहाँ पर आपको क्लासेस जो है निरंतर मिलती रहेंगी। सबसे पहले सिलेबस आपको डिस्कस किया गया है। आपके लिए व्यवस्था विशेष रूप से जो लाई गई है मात्र 25 रुपये में। मान लीजिए बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ, मेरा ये नाम है, इस कोर्स टाइटल का मुझे नोट्स चाहिए। तो QR कोड आपको दिया जाएगा। मात्र और मात्र 25 रुपये में किसी एक विषय की आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, तो आपके लिए 25 रुपये ज़्यादा नहीं है, आप कोर्स ले सकते हैं। जैसे जैसे क्लासेस कराई जा रही हैं नोट्स भेजे जा रहे हैं आपको चैनल पर। जो लोग जुड़े हुए हैं वह तो नोट्स पा ही रहे हैं और अच्छे रिवीजन कर रहे हैं। नोट्स पाने से क्या होता है कि आप यहाँ पर क्लास किए, रिवीजन कर लिए, नोट्स से आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को। सबसे पहले हम प्लासी के युद्ध की एक पृष्ठभूमि बनाएंगे, क्या कारण रहे थे, क्या उनके पीछे एक प्रकार से शुरुआत कहाँ से हुई प्लासी के युद्ध की। जैसे कि हमने 1857 की क्रांति को जो है चैप्टर फर्स्ट में बताया था, क्या कारण रहे। अलग अलग शासकों के, अलग अलग राजाओं के अलग अलग कारण रहे थे, उनका स्वार्थ था, जिसके कारण उनके मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक प्रकार से जो है विद्रोह की भावना जगती है और वह 1857 की क्रांति जो है करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि को। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि शुरुआत हम करते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। तब उसके बाद जितने भी मुगल शासक सत्ता संभालने आते हैं वे शासक ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात एक प्रकार से मुगल शासक जो है धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों का यूं कहें तो मुगल काल के पतन का दौर जो है वह शुरू हो गया था। आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है, एक प्रकार से आप बस सुनते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कहानी, एक पॉइंट वाइज एक कहानी को आपको समझ लीजिए, समझाया जा रहा है। इस क्रम में मुगलों के द्वारा जो जो क्षेत्र जीत लिए गए थे उनमें से ज़्यादा क्षेत्र जो है अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयासों में जुट गए थे। इन क्षेत्रों में मुख्यतः बंगाल का क्षेत्र था और यह क्षेत्र काफ़ी हद तक इन प्रयासों में सफल भी हो गया था। उस समय बंगाल का क्षेत्र सिर्फ वर्तमान भारत के बंगाल क्षेत्र जितना नहीं था, बल्कि उड़ीसा, बिहार, वर्तमान और बांग्लादेश, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रकार से बंगाल कहा जाता था। वर्तमान हमारा जो बंगाल है उतना ही क्षेत्र उस समय का बंगाल नहीं था। उस समय बंगाल में उड़ीसा भी था, बिहार भी था, वर्तमान जो बांग्लादेश है उसके बाद वह भी उसमें शामिल था। आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, जो है धीरे धीरे जो विभाजन करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा, जो कि पूर्वी बंगाल जो उस समय विभाजित किया गया था वह ही आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी बंगाल जो कि आपका अपना बंगाल है, लेकिन उसमें उस समय उड़ीसा और बिहार जो है मिले हुए थे। तो यह बात आपने समझ ली। इस बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, वस्त्रों और कपास का उत्पादन भी किया जाता था। इसके पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करने का उनका मेन मकसद क्या था। वहाँ पर एक प्रकार से धन
अधिक से अधिक था, उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती। वहाँ पर उर्वरक भूमि थी, वहाँ पर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन अच्छा होता था, तो वहाँ की जीत के लिए वह एक प्रकार से लालायित थे, क्योंकि उनको वहाँ पर ज़्यादा जो है धन प्राप्त होता। 1717 में उस समय शासन कर रहे मुगल शासक फर्रुखसियन ने इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक कर के शुल्क के बदले जो है मुक्त व्यापार करने के लिए एक प्रकार से अनुमति दे दी थी। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना। इसी समय से व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य वह करने लगा था। हालांकि वो मुगलों को समय समय पर अपनी तरफ से नजराना जो है भेजता रहता था। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को जो है अपनी राजधानी बताई। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे मुगल काल जो है उसका पतन होने लगता है। उसके जो विभिन्न शासक आते हैं वह कमज़ोर होते जाते हैं। फिर क्या होता है, मुगल ने जो जो क्षेत्र जीते हुए थे वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। उसमें से एक बंगाल भी था, जिसमें मुर्शिद कुली खां उस समय जो है 1717 के बाद जो है वह यहाँ का एक प्रकार से बंगाल का नवाब रहता है। तो वह यहाँ पर स्वतंत्र कार्य करने लगता है। वह सबसे पहले अपनी राजधानी को ढाका से परिवर्तित करके क्या करता है, मुर्शिदाबाद करता है। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया और 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खान जो है नवाब बना और अलीवर्दी खां जो कि अभी आपने देखा उसको बिहार का उप सूबेदार जो है बनाया गया था, वह जो है 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां विद्रोह कर देता है और इसी विद्रोह में सरफराज खां को मारा जाता है। अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। आगे हम देखेंगे अलीवर्दी खां के विषय में, जो कि 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहता है। उस समय एक सेना नायक था जिसका नाम अलीवर्दी खां था। वह सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज खां की हत्या कर देता है और 1740 में बंगाल की सत्ता अपने हाथ में वह ले लेता है। 1740 से 56 तक बंगाल का नवाब वह रहता है। अलीवर्दी खां ने मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भी भेजा था ताकि मुगल उससे कुछ न कहें, और ऐसा हुआ भी। मुगलों की तरफ से नजराना स्वीकार कर लिया गया और फिर अलीवर्दी खां जो है बंगाल की शासन व्यवस्था को संभालने एक प्रकार से लग गया था। अलीवर्दी खां जो था बंगाल की सत्ता पर 1740 से 1756 तक रहता है और अपने इस काल में वह बंगाल को एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आज़ाद क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यवहार की अनुमति मिली थी। तो वे भी अपने व्यापार का एक प्रकार से विस्तार जो है बंगाल में बढ़ चढ़कर कर रहे थे। फर्रुखसियन ने उनको जो है कर मुक्त व्यापार करने की जो है आज़ादी दे दी थी। इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की थी और इसने कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें यह एक प्रकार से न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे और छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। एक प्रकार से जब सिराजुद्दौला बनता है तो लोगों के मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह बेटी का पुत्र रहता है, छोटी बेटी का, उसका एक प्रकार से बेटा कोई नहीं रहता है, तो इसलिए सिराजुद्दौला को वह बंगाल का नवाब बना देता है। अब सिराजुद्दौला आता है 1756 से 1757 ईस्वी तक वह शासन करता है नवाब के रूप में। सिराजुद्दौला को 1756 ईस्वी में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है और इसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। सिराजुद्दौला का अंग्रेजी के साथ जो है संबंध जो है बिगड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी और नवाब के मना करने के बाद बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। एक प्रकार से दुर्गीकरण करने का अर्थ है कि वह अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे या फिर वह कोई प्लान कर रहे थे नवाब के खिलाफ। वह जो नवाब के शत्रु थे उनको अपने शरण दिए हुए थे। इन कारण जो है सिराजुद्दौला उनसे क्या हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, एक प्रकार से क्रोधित हो जाता है। इसी कारण से सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है। 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजी भाग कर जो है फुल्टा टापू में शरण ले लिए। कब यहाँ पर अधिकार किया फोर्ट विलियम पर? 20 जून को, और 20 जून 1756 को ही काल कोठरी की घटना घटती है। ऐसा उल्लेख किसने किया हुआ था? हालवेल। हालवेल कहता है कि 20 जून को जब फोर्ट विलियम पर यह जो है अधिकार स्थापित कर लेता है तो अंग्रेज के एक प्रकार से 146 बंदियों को यह एक कोठरी में बंद कर देता है। दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है और हालवेल सहित 23 लोग जो है बचते हैं। हालवेल का कहना है कि उस 146 लोगों में वह भी था
एक छोटी सी कोठरी थी, अंधकार में कोठरी थी, जिसमें कोई भी एक प्रकार से विंडो नहीं था, खिड़की नहीं थी, हवा आने जाने का रास्ता नहीं था। एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को ऊपर नीचे दबाकर उसी में बंद कर दिया जाता है, तो दम घुट कर लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है। कितने लोगों की? 123 लोगों की। हालवेल जो है उसमें से बच जाता है, 23 लोग बचते हैं, उसमें हालवेल भी रहता है और वह बाहर आकर ऐसा वह अपनी कहानी बताता है। हालांकि इस बात को, हालवेल की इस बात को अनेक विद्वान मानते भी हैं, अनेक विद्वान नहीं मानते हैं। बहुत से विद्वान जो हैं हालवेल की इस कहानी को मनगढ़ंत कहते हैं, क्योंकि कोई भी इसकी पुष्टि की अन्य स्रोत नहीं होती है। क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोग जलन की भावना करते हैं। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट होते हैं और उसी का लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक प्रकार से षड्यंत्र रच दिया। आपको ये समझ लीजिए, एकदम कहानी के माध्यम से हर एक बात बताई जा रही, कैसे मुगल शासक का पतन हो रहा था, फिर अलग अपना स्वतंत्र राज्य बनाने लगे, फिर बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम आता है, मीर कासिम के बाद विभिन्न बंगाल के नवाब आते हैं और अपना वह स्वतंत्र कार्य करने लगते हैं। फिर उनका मुगल से कोई भी एक प्रकार से नाता नहीं रहता है। मुगल हालांकि जो अंग्रेज हैं उनको बंगाल में भी स्वतंत्र रूप से बिना कर के व्यापार करने की छूट दिए रहते हैं। फिर क्या होता है, अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाबों में जो है भिड़ंत हो जाती है। क्लाइव जो है वह यहाँ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो हैं उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगता है, क्योंकि उसके जो षड्यंत्रकारी उसमें जुटते हैं वह भी बंगाल के नवाब के आसपास के ही लोग रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहले मुख्य सेनापति जो कि मीर जाफर रहता है, दीवान जो कि राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ़ और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ जो है इसमें सम्मिलित रहते हैं। उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा और प्लासी का युद्ध एक प्रकार से उसके पश्चात हो देता है। एक प्रकार से आपको यह पृष्ठभूमि समझा दी गई कि प्लासी का युद्ध आखिर हुआ क्या। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बंगाल के इतिहास क्या रहा है। बंगाल के इतिहास में जो नवाब हैं, प्लासी का युद्ध जिनके जिनके बीच हुआ, सिराजुद्दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के मध्य क्यों हुआ, उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी, आप सभी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम प्लासी की युद्ध को समझेंगे। प्लासी जो है भागीरथी की नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव की नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के साथ हुआ। हालांकि जो सिराजुद्दौला वह हारता नहीं, परंतु जब उसमें मीर जाफर जो है सम्मिलित हो जाता है षड्यंत्र में। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया। 50,000 की उसकी सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सेना थी, परंतु रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, क्योंकि उसका सेनापति ही जो सिराजुद्दौला है, बंगाल का नवाब जो था, उसका सेनापति ही जो है वह अंग्रेज़ों से मिल जाता है और उस बंगाल के नवाब के विरुद्ध ही षड्यंत्र रच देता है। अपनी सेना को लेकर वह पीछे हट जाता है और सिराजुद्दौला हार जाते हैं और वह फिर मुर्शिदाबाद भाग जाते हैं। वहाँ पर उनकी पकड़कर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की एक प्रकार से नींव डाल दी। कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। एक प्रकार से मीर जाफर ने समझा था कि उसको नवाब बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो है युद्ध लड़ा हुआ है, परंतु वह अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ा हुआ था। उसको अधिक से अधिक धन प्राप्त हुआ, उसको विभिन्न ज़िले जो है दीवानी मिल गए, अधिक उस सबसे ज़्यादा लाभ जो है रॉबर्ट क्लाइव का हो जाता है। मीर जाफर जो है फिर 1757 से 1760 ईस्वी तक नवाब रहता है। अंग्रेज़ों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध जो है मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। इसलिए मीर जाफर अंग्रेज़ों का एकमात्र जो है कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी कि सिर्फ नाम का वह शासक था। बाकी जो भी रूल रेगुलेशंस, जो भी नियम आ रहे थे वह अंग्रेज़ों के द्वारा ही आ रहे थे। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और इसके स्थान पर बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर बनकर जो है वह भारत आता है। बेंसीटाट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए मीर जाफर की दामाद जो मीर कासिम से समझौता उसने किया। बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों का एक प्रकार से धन देगा। इसके बाद बेंसीटाट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा, मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के बारे में अधिकार सौंप दें।
इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफ़र ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम जो है नवाब बन जाता है। फिर मीर कासिम जो है 1760 से 63 तक नवाब के रूप में रहता है। 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम जो है उसको अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया था, परंतु बाद में जैसा अंग्रेज़ों ने सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। वह सोच रहे थे मीर कासिम की तरह वह मीर जाफ़र की तरह मीर कासिम भी कठपुतली की तरह कार्य करेगा, परंतु मीर कासिम जो है नवाब बनने के बाद बदल जाता है। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से जैसा वादा किया था उसने उसके विपरीत ही कार्यों को किया। अंग्रेज़ों की इच्छा थी कि मीर कासिम भी मीर जाफ़र की तरह कठपुतली की तरह कार्य करे, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करे और उससे अलग होकर अपने स्वतंत्र कार्य करे, और वे कार्य जो है कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला कार्य उसने क्या किया, मीर कासिम ने उस समय की बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उसने मुंगेर में स्थानांतरित करके अपनी राजधानी मुंगेर को बना लिया था। इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड समरू को नियुक्त किया हुआ था। और तीसरा, मीर कासिम द्वारा इन टैक्स संबंधी मामलों में काफ़ी सुधार किए, जैसे कि बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों को व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीज़ों को भेदभाव होता था, तो उसने क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को भी छूट नहीं दी जाती थी, तो भारतीय व्यापारियों को जो है उसने व्यापारिक मामलों में काफ़ी छूट दी, जिस कारण अंग्रेज़ उससे काफ़ी नाखुश हो गए। इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेज़ इस नतीजे पर पहुँचे कि मीर कासिम उनकी कठपुतली की तरह जो है कार्य नहीं कर रहा है, वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा है। इसलिए अंग्रेजी कंपनी ने उस नवाब के पद से हटाने कर विचार किया। यह सभी जो भी घटनाएं हुई, अंग्रेज आग बबूला हो गए। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध एक प्रकार से युद्ध छेड़ दिया। बक्सर का युद्ध अब आता है, जो कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यह तीनों एक तरफ वर्सेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो से बक्सर का युद्ध होता है, जो कि 1764 ईस्वी में होता है। आपको समझिए एकदम कहानी के माध्यम से दोनों युद्धों को पढ़ाया जा रहा है। अब आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जा रहा है, कहानी के रूप में हर एक चीज़ को, हर एक बात को समझा दी जा रही है। इसको आप एक प्रकार से अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे मात्र 25 रुपये में, तो वहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको दिखा देते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है आपका, यहाँ पर आप मैसेज करेंगे 860848 46796। इस पर मैसेज करके अपना नाम, यूनिवर्सिटी नेम और किस सब्जेक्ट का कोर्स टाइटल का आपको चाहिए नोट्स, वह आप कमेंट करेंगे, मतलब मैसेज करेंगे, तुरंत आपको QR कोड भेजा जाएगा। मात्र 25 रुपये आप पेमेंट करेंगे, जो है आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि 5th सेमेस्टर में जो है वह दोगुना हो गया है। मान लीजिए हिस्ट्री का एक विषय है, 2 पेपर हैं, तो उसके 50 रुपये हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी सेमेस्टर के इस बार नोट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो बक्सर के युद्ध के विषय में हम जाने। अभी तक आपने देखा कि क्या कारण रहे कि बक्सर का युद्ध होने को आ पड़ा, क्योंकि मीर कासिम को उन्होंने बनाया हुआ था बंगाल का एक प्रकार से नवाब। वह कठपुतली की तरह कार्य नहीं करता है, इसलिए मीर कासिम को हटाने के लिए उनसे युद्ध छेड़ देते हैं। मीर कासिम क्या करता है, जो है अपने साथ जो वहाँ के अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं, सबको जो है आप मिला लेता है और हेक्टर मुनरो के खिलाफ युद्ध शुरू हो जाता है। मीर कासिम अंग्रेज़ों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इन तीनों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेज़ों से युद्ध किया। अंग्रेज़ों सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियाँ जो है पराजित हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गए, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुग़ल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियां की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार जो है कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन एक प्रकार से लागू हो गया। सभी प्रशासनिक कार्य जो है अंग्रेजी सत्ता संभालने लगी। अभी तक आपने देखा कौन कौन से 1757 से 60 तक मीर जाफ़र थे, फिर मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफ़र जो है फिर से आया 1763 से 65, फिर निज़ामुद्दौला
1765 से 66 रहता है, 66 से 70 सैफ-उद-दौला रहता है, मुबारक-उद-दौला 1770 से 75 तक, ये सभी बंगाल के नवाब रहे थे। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने फिर आकर की थी वापस जब वह दोबारा आता है तो वह 12 अगस्त 1765 को प्रथम इलाहाबाद की संधि जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से करता है। और इसमें संधि में क्या क्या बातें रहती हैं? सबसे पहली बात, कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिलों लेकर मुगल सम्राट को देंगे। कंपनी जो है मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। और तीसरा है, मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। दूसरी इलाहाबाद की संधि जो है उसने शुजा-उद-दौला नवाब से किया 16 अगस्त 1765 में। इस संधि की मुख्य शर्तें कौन कौन सी थी? पहली, कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को देगा। दूसरा, अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। तीसरा, कंपनी को अवध से मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। और अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेज सेना रखी जाएगी जिसका खर्च जो है अवध का नवाब देगा। 1765 से 72 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का गवर्नर बनकर आया और इसमें द्वैत शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन एक प्रकार से स्थापित कर दिया। द्वैत शासन का मतलब आपने समझा कि जो है वहाँ पर प्रशासनिक कार्य जो है अंग्रेज सत्ता करती थी। इस प्रकार से प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को आपने बेहतरीन तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझा। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एक कमेंट अवश्य करिए क्लास आपको कैसे लगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं विभिन्न नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। डिस्कशन ग्रुप आपस में डिस्कस या सीधे प्रश्न पूछने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था यूनिक ज्ञान सर हम जो है टेलीग्राम नहीं यूज करते, उनके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है। बाकी ये नोट्स की व्यवस्था आपके लिए ये बेहतरीन की गई है। 8608 46 796 पर आप मैसेज कीजिए। मात्र 25 रुपये में BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स चाहिए आपको तुरंत जो है मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, एक वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।